वेरी इंपॉर्टेंट, ध्वनि से रिलेटेड है। ध्वनि आपकी एक बैलिस्टिक मिसाइल है। बाकी इसकी अभी डीआरडीओ ने टेस्टिंग करी और बोला है कि पाकिस्तान इस हाइपरसोनिक बीस्ट को रोक नहीं सकता और चाइना इग्नोर नहीं कर सकता। ये थोड़ी स्टेटमेंट आती है पावरफुल चीजों को दिखाने के लिए। अब देखो कहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हाइपरसोनिक मिसाइल वर्ड यहाँ पे यूज करा। मतलब जो इसका मैक नंबर होगा वो 5 के बियॉन्ड होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है अपने में ही। अभी तक हम ट्राई कर रहे थे, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल का भी हमने सुपरसोनिक टेस्टिंग करा था, बाद में हाइपरसोनिक टेस्टिंग करा था, और ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। उसके बाद हमें रियलाइजेशन होती है कि दूसरों के जो डिफेंस सिस्टम है उनके ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते, हमें अपने भी स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। उसी बीच आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर देखने को मिलता है, जिसमें देखा कि इतने बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम रशिया के पास थे, उधर से सस्ते से ड्रोन्स आते हैं और ड्रोन ही अटैक करके सारी टेरिटरी को डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। तो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि जितना भी हमारे ये डिफेंस सिस्टम है, जरूरी नहीं होता आपके पास बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम हो, रिलायबल कितने हैं वो मैटर करेगा आने वाले टाइम में। और जो देखो, अब वो जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम आपने सुना है S-400, इवन रशिया के पास S-500 भी है। हमने भी बोला था, पर हमारे S-400 भी पूरे नहीं पहुंच पाए थे। रीजन अगेन रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हो जाती है, जिस वजह से ये डिले देखने को मिले थे। पर अब सारे किस पे आ चुके हैं। जैसे एक टाइम था सबसोनिक बनाया करते थे, है ना, जब आपके एयरक्राफ्ट बनने लगे थे। ट्रांसोनिक आइडियल वाली कंडीशन होती है, अभी एक एक बताती हूँ। देन सुपरसोनिक पे सबसे ज्यादा वर्क लगा। जैसे हमारी ब्रह्मोस मिसाइल भी आई थी 3.5 मैक पे, उसको हमने बनाया था, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया था। अब जब ध्वनि आ चुकी है तो बोला कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको भी ये पीछे छोड़ने वाली है, क्योंकि हाइपरसोनिक आ गई, डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगी रेडार्स के अंदर। स्पीड इतनी ज्यादा है, मैक 5 के बियॉन्ड स्पीड इसकी होगी, तो डिटेक्शन इसकी बहुत ज्यादा टफ हो जाएगी जो ऑपोजिट कंट्री होगी। और ऊपर से इसकी रेंज भी देखोगे 7500 के बियॉन्ड चली जाएगी। थियोरेटिकली अगर देखोगे तो 12,000 किलोमीटर तक बोला गया है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। और इवन ट्राई करी गई है कि इसके अंदर एक टेक्नोलॉजी भी ऐड करी जाए, विच इज MIRV, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। वैसे तो उसमें मल्टीपल वॉर हेड्स आप ऐड कर सकते हो, पर इसमें क्या बोला गया है कि या तो एक ही वॉर हेड होगा जो आप बाकी में भी सुनते हो, या फिर यहाँ पे 2 मिलेंगे आपको, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि डिस्टेंस फिर बहुत ज्यादा आ गया। खतरा रहता है कि आपका जो वॉर हेड है वो डैमेज हो सकता है। तो ध्वनि मिसाइल वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। थोड़ी सी इसके बारे में चीजें पढ़ लेते हैं। तो कुछ फीचर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। जैसे साइंस एंड टेक का जो मेंस का क्वेश्चन आता है, वहां पे फीचर्स ही आपसे पूछे होते हैं। जैसे अग्नि प्राइम का मैंने आपको लिखने को दिया था एक दिन, तो उसी तरह से सबसे पहले तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी का एक एग्जाम्पल है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी मतलब जो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इमर्ज कर रही है, हाँ, जिसके बाद सबसे ज्यादा एडवांस्ड होगी वो सबसे आगे रूल करेगा। तो वही चीज आ गई कटिंग एज। और उसके बाद लिखा है हाइपरसोनिक मिसाइल। और कैसी है, तो बैलिस्टिक है नेचर में, यानी कि अर्थ से जब आप इसकी लॉन्चिंग करोगे तो एंडोस्फेयर को छोड़ के जाएगी एक्सो में, दोबारा से री एंटर करेगी, अपने टारगेट को हिट कर जाएगी। तो दैट इज द नेचर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल। इवन इसको क्रूज मिसाइल्स के साथ भी कंपेयर करा है। जैसे क्रूज मिसाइल होती है वो पैरेलल टू अर्थ चलती हैं, डिटेक्शन कई बार उनकी भी टफ होती है, स्पीड काफी ज्यादा होती है, टारगेट नियर बाय होते हैं तो डिटेक्शन टफ होती है। पर ये बैलिस्टिक मिसाइल है, इतने दूर तक भी जाएगी, स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से ये भी अनडिटेक्टेबल रहेगी। तो इस रीजन से क्रूज मिसाइल के साथ भी इसको कंपेयर करा है। इवन जो थर्ड है, थर्ड किस कंट्री का है, यूएस। और एक तरफ आयरन डोम है, ये किसका आ जाएगा, इजराइल। थर्ड है यहाँ पे जो टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एयर डिफेंस सिस्टम है, यूएस का है। और ये आयरन डोम इसराइल का है। मतलब आपकी ये टेरिटरी है, यहाँ पे आपके घर हैं, यहाँ पे आपके डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। आपने क्या किया है, पूरा एक घेरा बना रखा है अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ। कोई दूसरी कंट्री ने मिसाइल से अटैक करा, ये एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ से भी मिसाइल्स निकलेंगी और उनके ऊपर काउंटर अटैक कर देंगी। पर ये जो ध्वनि मिसाइल है, इसकी स्पीड ही इतनी ज्यादा है, ये भी डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जब तक ये इंटरसेप्शन करने लगेंगे, अटैक करने लगेंगे, तब तक वो हिट करके आगे निकल जाएगी। क्यों, रीजन अगेन सेम, हाइपरसोनिक मिसाइल है, स्पीड ही बहुत ज्यादा है, साउंड के बियॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो आपने चीज याद रखनी है, किसने डेवलप करा है, तो इंडी डीआरडीओ ने। और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है, ग्लाइड व्हीकल आ गया। एक तो हाइपरसोनिक मैक नंबर आपको लग रहा है पता, देन ग्लाइड व्हीकल, एक्सट्रीम मैनूवरेबिलिटी आपको इसमें दिखाई दी जाएगी। दैट इज जो जैसे स्किल के लिए यूज कर लेते हैं ना मैनूवरिंग वर्ड, तो आप इसकी डायरेक्शन वगैरह भी फटाफट से चेंज कर सकते हो। अगर टारगेट मोबाइल है तो उसके इसमें डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, तो उसको बोलते हैं मैनूवर। अब आते हैं मैक नंबर्स के ऊपर। अब देखो हमेशा याद रखना, ये जो मैक नंबर होता है इसमें दो चीजें आएंगी, ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट की स्पीड, नीचे आएगी साउंड की स्पीड। तो जो साउंड की स्पीड रहेगी वो भी थोड़ी थोड़ी वेरी करती है। जैसे सॉलिड में क्या होता है, आपके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं,
और साउंड को हमेशा कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है पास करने को। अभी मैं बोल रही हूँ तो साउंड आप तक पहुंच पा रही है, क्यों पहुंच रही है? बिकॉज बीच में कोई ना कोई मीडियम एग्जिस्ट कर रहा है। क्या मीडियम हो सकता है? एयर है, और एयर के अंदर पार्टिकल है। पार्टिकल होते, अगर तो देखो पार्टिकल होते, मान लो डस्ट पार्टिकल, तो हम सभी को यहाँ पे खराश हो रही होती। एक और मीडियम अवेलेबल होता है एयर के अंदर, गैसेस। वो भी तो एक तरह से पार्टिकल की तरह एक्ट करेंगी, एज अ मीडियम एक्ट करेंगी। तो वो क्या करती हैं? हमें हेल्प करती हैं साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने को। अब वैक्यूम वाली कंडीशन हो जाए, वैक्यूम मतलब जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, जमा ही खाली है, सिर्फ लाइट पास करती है उससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर होता है, पर साउंड तो जाएगी नहीं उससे। आपने कुछ बोला जोर से, वो आवाज वहीं पे बंद हो जाएगी जहां पे उसका दरवाजा लगा हुआ था। हाइपर लूप पड़ा था एक बार, उसमें भी वैक्यूम कंडीशन को प्रोड्यूस करा था। वैक्यूम मतलब कोई चेंबर बिल्कुल खाली होगा, वहां पे आपको साउंड नहीं आएगी। हाइपर लूप का भी यही एक फीचर था। तो इसका मतलब है कि जो आपके सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, ये बिकॉज इनके जो मॉलिक्यूल हैं काफी पास में होते हैं, तो साउंड सबसे ज्यादा जोर से कहाँ मिलेगी आपको? सॉलिड के अंदर। वैसे लिक्विड में ये मॉलिक्यूल थोड़े लूज हो जाएंगे, तो मीडियम को जोर लगेगा, है ना? ये जो साउंड थी इसको जोर लगेगा अगले मॉलिक्यूल तक पहुंचने के लिए। तो लिक्विड में आप देखोगे कि जो स्पीड होगी साउंड की वो थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे गैसियस फेज में जब जाओगे तो मॉलिक्यूल और ज्यादा दूर हो जाएंगे, जब और ज्यादा दूर होंगे तो साउंड जो होगी और कम हो जाएगी। अब जो हमारे एयरक्राफ्ट हैं, मिसाइल्स हैं, ये तो सारी हवा में चलती हैं, मतलब थर्ड वाले मीडियम के अंदर। ठीक, जैसे जेट्स हैं कहाँ पे चलते हैं? ऑब्वियसली एयर में चलते हैं। मिसाइल्स हैं कहाँ पे जा रही हैं? एयर है, एटमोस्फेयर आ गया, एग्जोस्फेयर आ गया, मतलब खाली वाला जो स्पेस है उसी में मूव करनी है। तो हमें जो बात करनी है अभी इस वाले केस में, अब ऐसा भी नहीं है कि स्पीड बहुत ही कम हो जाती है कहीं पे। अभी दिवाली आ रही है, पटाखे फोड़ोगे तुम, स्काई शॉट फोड़ोगे, तो उस टाइम पे आवाज तो आएगी ना। तो एयर के लिए आपने एक टेंटेटिव सा टर्म याद रख लेना है कि 343 मीटर पर सेकेंड तक की स्पीड आपको साउंड के केस में मिल जाएगी। वहीं पे अगर स्टील को देखोगे तो इसकी एक एक 6 6 मीटर पर सेकेंड ऑन एन एवरेज इसके आसपास की निकल के आती है। मैंने एवरेज लगा दिया पहले, इसके आसपास होती है। तो यहां से हमको क्या पता लगा कि सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड होगी इफ कंपेयर टू द एयर। नीचे की तरफ को साउंड जो होगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी। इतनी सी चीज क्लियर हुई। ये आपके स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, इनको ध्यान में रखना। अब आते हैं ये मैक नंबर क्या है जिसके बेसिस पे आपकी सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी चलती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। ऊपर आएगा ऑब्जेक्ट स्पीड, नीचे आ जाएगी साउंड की स्पीड। अब हम एयर की बात करेंगे तो 343 मीटर पर सेकेंड वाला क्राइटेरिया उठा के चलेंगे। पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एज यूजुअल मैं यहाँ पे 10 नंबर ले लूंगी ताकि जल्दी से मैथ सॉल्व हो जाए। 343 में तो हम लगे रह जाएंगे पॉइंट पॉइंट लगाने में, तो 10 उठा लूंगी। पर आपने समझ लेना है हवा की 343 के आसपास होती है। अब कई बार बादल होते हैं, तो बादल होते हैं, बादल फटा नहीं, सॉरी, बारिश अगर होएगी तो मॉइस्चर आ जाएगा आपकी एयर में, जो साउंड की स्पीड होगी वो और बढ़ जाएगी, क्योंकि अब मॉइस्चर आ चुका है, लिक्विड कंपोनेंट मिल चुका है। और हमने देखा गैस के कंपैरिजन में लिक्विड में ज्यादा साउंड की स्पीड आपको मिलेगी। तो वो चीजें वेरी करती हैं। 343 एक्चुअल नहीं होता, वेरी कर सकता है। हो सकता है कई बार हवा के अंदर बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल्स हो, इंडस्ट्रियल एरिया से आप निकल के बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स वहां पे होंगे, कई बार धुआं बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो वैल्यू है ये वेरी करती रहती है। हमने जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख लिया कि 343 मीटर पर सेकेंड, वहीं पे स्टील के लिए लिख लिया 1166 मीटर पर सेकेंड के आसपास। तो वहां से हमको एक चीज क्लियर होगी कि सॉलिड में ज्यादा है स्पीड इफ कंपेयर टू द गैसियस वन। अब यहाँ पे आ जाओ, ऑब्जेक्ट कोई सा भी हो सकता है, यहाँ पे मिसाइल भी हो सकती है, जेट भी हो सकता है, मतलब एयरप्लेन भी हो सकता है, कोई भी चीज आ सकती है। एंड नीचे आ गई आपकी स्पीड ऑफ साउंड, जो तो फिक्स रहेगी। हम एक आइडियल कंडीशन बना के चलेंगे। यहाँ पे मान लो इसको कि ये 10 है, वैसे 343 थी, 10 हम सॉल्व करने के लिए इसको पिक कर रहे हैं। ये 10 थी, और जो ये ऑब्जेक्ट था इसकी स्पीड मान के चलते हैं कि लगभग 7 है। क्या आंसर आ गया मेरे पास? 0.7, 1 से कम का है। तो जब भी 1 से कम मैक नंबर आएगा तो उसको हम कौन सी कैटेगरी में डालेंगे? सबसोनिक। कोई ऐसा जिसको सबसोनिक नहीं पता लगाओ, फिर मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी इसलिए पूछ रही हूँ। आगे समझ में? जस्ट मैथ था एक, है ना? ऑब्जेक्ट स्पीड डिवाइड कर दिया उसको साउंड की स्पीड के साथ। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? सेम फॉर्मूला, ऑब्जेक्ट स्पीड और साउंड की स्पीड सेम है, नीचे 10 ही रहेगा। इस बार क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट की स्पीड थी वो भी कितनी थी? 10। कितना आ गया आंसर? 1। आइडियल कंडीशन होती है, आप मतलब हिस्ट्री में भी कोई बुक उठाओगे आपको बहुत कम चांसेस होंगे कि ये वाली कंडीशन मिले, जिसको बोलते हैं ट्रांसोनिक, जहां पे मैक नंबर ही कितना आ गया? 1।
और हमने देखा हवा में कॉम्पोजिशन चेंज होती रहती है, तो ये तो आइडियल होगी कंडीशन। आइडियल वाली कंडीशन के चांसेस कम रहते हैं, पर फिर भी हमने इसको एक टर्म दे दी कि अगर एक आ जाती है एग्जैक्ट वैल्यू जहां पे ऑब्जेक्ट की स्पीड और साउंड की स्पीड दोनों ही बराबर होंगे, तो उस कंडीशन को क्या बोल दिया, ट्रांससोनिक। अब थर्ड कंडीशन आते हैं, दोबारा से ऑब्जेक्ट की स्पीड है, साउंड की स्पीड है। अब मैंने वैल्यूज ले ली यहाँ पे 10 और यहाँ पे ले लेते हैं 4। ठीक है, 4 ले ली तो यहाँ पे मेरे सॉरी 45 ले लेते हैं, तो मेरे पास आंसर कितना आया 4.5। तो याद रखना 1 से लेके 5 तक कभी भी मैक नंबर आता है तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। अब थर्ड कंडीशन आती है हाइपरसोनिक, सेम है ऑब्जेक्ट स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। अब मेरे पास यहाँ पे 10 है, यहाँ पे मैं ले लेती हूँ 75, मेरे पास आंसर कितना आ गया 7.5। तो मतलब 5 के बियॉन्ड मैं जा चुकी हूँ। अब कौन सी कैटेगरी आएगी, हाइपरसोनिक आ गई। अब जैसे ब्रह्मोस का एग्जाम्पल आपने पढ़ा था, बड़ा पुराना एग्जाम्पल उठाओगे, एक निर्भया मिसाइल थी, अब उसका अपग्रेडेड वर्जन आ गया जो कि सुपरसोनिक की कैटेगरी में आपको मिलेगा। तो उस टाइम पे उसका जो मैक नंबर था वो 0.7 था, तब इसको बोला जाता था सबसोनिक इन नेचर। फिर उसके बाद इसको सुपरसोनिक की कैटेगरी में डाल दिया, मतलब 1 से लेके 5 के बीच इसका मैक नंबर आया, आई गेस 4 था, तो 4 आ गया तो किस कैटेगरी में चला गया, सुपरसोनिक की कैटेगरी में। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल पहले 3.5 मैक नंबर था, 5 पे लेके आए, 7 पे लेके जाने की ट्राई कर रहे हैं, बन गया हाइपरसोनिक। तो मतलब मैक नंबर के हिसाब से आप ये कैटेगराइज करते हो। अब ये जो ध्वनि मिसाइल है इसको क्या बोल दिया, हाइपरसोनिक। मतलब एक चीज क्लियर होनी चाहिए आपको कि इसका मैक नंबर कितना होगा, 5 से ज्यादा का रहेगा। कभी भी कोई मिसाइल न्यूज में आए वहां पे पक्का लिखा होता है कि ये सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक है। जिसका तो नहीं दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री के एंड से, तो उसका तो हमें वैसे भी पता नहीं होता। जहां पे ये हाइपरसोनिक आ गया आपको समझ लेना है कि मैक नंबर 5 के बियॉन्ड रहेगा। यहां तक क्लियर सभी को, ठीक है। किसकी, ऑब्जेक्ट की भी देखो वेरी करती है, पर एक मैक्सिमम कितनी जा सकती है वो चीज डिसाइड करेगी उसका मैक नंबर कितना आएगा। हाँ, सारी कैटेगरीज आती हैं, यस मैंने बता दिया आपको कि मैक नंबर जहां पे लाए हम ट्राई। अब जैसे इंजन की बात करते हैं, अभी एक रैम जेट आपने सुना होगा, एक स्क्रैम जेट सुना होगा। अब ये जो रैम जेट होता है इसकी अंदर की जो ऑपरेशनिंग होती है वो सबसोनिक लेवल पे होती है, पर चेक किया जाता है एग्जॉस्ट, जब पीछे से गैसेस निकली उसने कितनी स्पीड प्रोवाइड करी, उस टाइम पे मैक नंबर डिसाइड होता है। तो लास्ट स्पीड कितनी आती है वो मैक नंबर उसका फाइनल होता है, तो वही लिखेंगे। अब जब लैंडिंग करनी है स्लो डाउन तो होना ही पड़ेगा, उस टाइम थोड़ी वो हाइपरसोनिक बचेगा, उस टाइम तो बिल्कुल लो स्पीड हो जाएगी, आपका सबसोनिक तक भी पहुंच सकता है। हाँ, पूरी प्रोसेस देखी जाती है। इंजन पे भी आ रही हूँ, फिर आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। इंजन वहां पे लिखा हुआ है ये चीज कि ऑपरेशनिंग कई बार क्या होती है लो लेवल पे चलती है, पर जो एग्जॉस्ट होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो जो एग्जॉस्ट निकल के आया, जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आई, उसके बेसिस पे मैक नंबर डिसाइड होगा, ठीक है। बाकी स्पीड तो स्लो डाउन हो सकती है, जो आपके हाइपरसोनिक जेट्स होंगे, अगर जैसे इंडिया के केस में देखोगे तो सुपरसोनिक आपको ज्यादा मिलेंगे। राफेल था 4.5 मैक नंबर, तो अगेन राफेल का अगर 4.5 मैक नंबर है तो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, सुपरसोनिक। पर वहीं पे यूएस का आप डॉनियर वगैरह देखोगे हाइपरसोनिक की कैटेगरी है, 12 मैक नंबर तक पहुंच चुका है। वैसे चाइना की कुछ मिसाइल्स हैं जिनका मैक नंबर 7.5 के बियॉन्ड पहुंच चुका है, अगेन हाइपरसोनिक नेचर है वो मैक्सिमम। हाँ, B2 बॉम्बर्स हैं, अगेन हाइपरसोनिक नेचर है। तो मतलब वो जो फाइनल कितना टेस्ट कर सकता है वो डिसाइड करेगा कि उसका मैक नंबर कितना है। बाकी स्लो डाउन तो होएगा ही, उस टाइम पे कहीं सुपरसोनिक पे आएंगे, ट्रांससोनिक, सबसोनिक, वो नीचे की तरफ लो ही होता जाएगा, पर मैक्सिमम विल डिसाइड कि इसका मैक नंबर कितना है। ओके, अब ये देख लो यहाँ पे, ये जो आपने पढ़ा ना भी ऑब्जेक्ट की स्पीड और हवाओं की, अब ये सारी वेव्स फॉर्म होती हैं। सबसोनिक के केस में बिल्कुल सिंपल दिखाई देंगी आपको, जो नॉर्मली हमारे एयरक्राफ्ट्स भी होते हैं वो भी किस नेचर के होते हैं, सबसोनिक कमर्शियल पर्पज से यूज होते हैं, पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने में, तो सबसोनिक स्पीड आपको ज्यादा मिलती। वेव फॉर्म में देखना इसको अभी चेंज होती जाएंगी। वैसे जब साउंड चैप्टर हम पढ़ते हैं वहां पे ये थोड़ा सा और डिटेल में कर लेते हैं। और डॉपलर इफेक्ट सुना होगा आपने, उसको भी करते हैं इसके साथ, अभी डॉपलर इफेक्ट पे नहीं जा रहे। आगे देखो, जो मैक 1 पे पहुंच चुका है, यानी कि ट्रांससोनिक की बात करिए, वेव फॉर्म क्या कर रही है, ओवरलैप करती जा रही है। अगली कंडीशन में आओ, सुपरसोनिक स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब 1 से लेके 5 तक की स्पीड, बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग होगी है, आपको वेव फॉर्म ऐसे लगेंगे एक दूसरे को सरपास कर चुके हैं। हाइपरसोनिक के केस में क्या होगा, ये सारे वेव फॉर्म पीछे रह जाते हैं, जेट आपका आगे पहुंच चुका होता है। तभी वो तो बोलते हैं एक टर्म कि हवा की गति से भी तेज, तो मतलब हवा पीछे रह जाती है, जेट आगे निकल जाता है। आपको आवाज बहुत बाद में आती है, वो निकल चुका होता है जेट तब तक वहां से, तो मतलब जो स्पीड ऑफ साउंड है उससे भी ज्यादा उसकी स्पीड निकल के जाती है। क्या लग रही है, उसकी तो ट्रेनिंग मिल गई होती है ना उनको कि कैसे उसमें टैकल करना है। हाँ हाँ होती है,
आपने देखी होंगी ये डॉक्यूमेंट्रीज भी जो बनाई जाती, क्योंकि ऑफिशियल डाटा आपको नहीं प्रोवाइड करा जाता। उनको पहले ही ऐसे सर्कल, एक चैम्बर मिला होता है। मेरी भी एक फ्रेंड है, वो भी गई थी इसमें ही फ्लाइंग वाले सेक्शन में, तो उसने बताया था कि से वॉमिटिंग भी हो जाती है उस टाइम पे, बिल्कुल ही घुमाए रखते हैं, कभी 15 मिनट 20 मिनट, जितनी टेंडेंसी इंक्रीज हो सकती है 1-1.5 घंटे तक भी करते हैं वो चीजें। वो पहले प्रैक्टिस करवा रही होती है। उसके बाद तो ग्राउंड फील्ड पे आप आ चुके हो, जब आपको जहाज के अंदर बिठा दिया, अब थोड़ी उल्टियां मारेंगे वहां पे, बाकी डिपेंड करेगा एटमोस्फेयर की क्या कंडीशनिंग है, तो वो चीजें बाद में डिसाइड होती है। वो पहले ट्रेनिंग पीरियड में बताई जाती है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, जो आप G4 एंड ऑल वो सारी चीजें बोल रहे हो, वो पहले ही बता दी गई होती है। तो इस टाइम पे बहुत रेयर केसेस होते हैं, इन केस कभी शील्ड पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है तो उस केस में हो सकता है, बाकी ये चांसेस बहुत कम करवा दिए गए होते हैं उनसे। ओके जी, नेक्स्ट बाकी आप कन्वेंशनल क्रूज मिसाइल के साथ इसको कंपेयर करा। अब क्रूज मिसाइल क्या है, आपकी अर्थ से चले पैरेलल टू द अर्थ ही चलेगा, मतलब यहां से आपने लॉन्च करा और ये टारगेट को भी हिट करेगा, पर मोशन कैसा था, पैरेलल था नेचर में। अब जो ये क्रूज मिसाइल्स होती हैं, इनके केस में क्या होता है कि डिटेक्शन टफ ही रहती है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है क्योंकि दूरी तक नहीं जा रहे होते। तो पहले इनको बोलते थे कि डिटेक्शन बहुत कम होती है, पर वैसे तो बैलिस्टिक मिसाइल भी आपकी एक्सोस्फेयर में जाती है, पर एक्सोस्फेयर में किलर सैटेलाइट अवेलेबल होती हैं। हर कंट्री ने अब ऐसी सैटेलाइट डिप्लॉय कर रखी है जो उनकी मिलिट्री को इंफॉर्मेशन देती रहती है, तो वहां पे भी डिटेक्शन हो जाती है। अब इसी वजह से इसको कंपेयर करा कि ये तो हाइपरसोनिक नेचर की है, आप देखोगे इसकी डिटेक्शन और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है, रेडार्स में भी नहीं आएगी, और इसी की वजह से ये इम्पॉसिबल है टू डिटेक्ट, हाइपरसोनिक नेचर की वजह से। और जो बाकी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो इसके आगे फीके पड़ रहे हैं, तो ये तारीफ है। बाकी कुछ सुपर पावर्स के साथ हम अगेन ज्वाइन कर रहे हैं, वही कंट्रीज हैं यूएस, चाइना, रशिया, क्योंकि उन्होंने हाइपरसोनिक जितने भी मिसाइल या एयर डिफेंस सिस्टम है उन पे काफी ज्यादा वर्क करा है, तो उनके साथ हम भी आ चुके हैं। पेलोड कैपेबिलिटी, सबसे पहले तो न्यूक्लियर कैपेबल, ऑब्वियसली बात है, इतना ज्यादा मैक नंबर है, न्यूक्लियर कैपेबल तो होना भी चाहिए। एंड कैरी 1 to 2 मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। ये देखो, ये भी मिसाइल है आपकी, ये भी मिसाइल है, पर उधर देखो एक ही ब्लू कलर दिखाई देगा, ये वॉरहेड है एक, और इस केस में देखोगे तो मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। तो जब ये ओपन करेगा कैनिस्टर, याद है ना वर्ड कैनिस्टर, जब ये ओपन करेगा तो ये सारे वॉरहेड क्या करेंगे, यहां से निकलेंगे और इंडिविजुअली एक एक जगह के ऊपर गिरेंगे। मान लो आपका जो टारगेट था वो मोबाइल था नेचर में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चल रहा था, तो जब इतने सारे वॉरहेड आएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा ही रहेगी कि वो हिट हो जाएगा। पर वहीं पे एक ही वॉरहेड होता तो आपका कैनिस्टर भी खराब, मतलब वो डैमेज हो गया, पैसे भी गए, और ये मोबाइल था, ये यहाँ से गया वॉरहेड किसी खाली जगह पे जाके पड़ा। तो इसको ही बोलते हैं MIRV टेक्नोलॉजी, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल। इसके केस में लिखा है 1 to 2 MIRVs होंगे, एक तो होगा ही होगा, वो तो ऑब्वियस ही बात है, और शायद दो भी हो सकते हैं, दो वॉरहेड आपको ध्वनि के अंदर देखने को मिले। MIRV क्लियर। अब थोड़ा सा टेक्निकल आ रहा है, बस एक ही है, फिर मैंने सोचा पहले मैं MiG-21 वाला करवा रही थी आपको, अब वो इजीली समझ आ जाएगा, वहां पे आपने सिर्फ टेक्नोलॉजी पढ़नी है, अब हाइपरसोनिक क्या है, सबसोनिक क्या है, वो सारी चीजें आपने कर ली। ओके, अब देख लो इसकी स्पीड, तो 7400 किलोमीटर पर आवर की कैटेगरी में ये आ चुका है। और आपने एक दिन पढ़ी भी थी रेंजेस, याद है सभी को, बैलिस्टिक मिसाइल वाली। एक आपने पढ़ी थी टेक्टिकल, टेक्टिकल को ही क्या बोला था, वेरी शॉर्ट, क्या रेंज थी, अप टू 300 किलोमीटर्स। वैसे आपने नेक्स्ट देखी थी शॉर्ट रेंज, कितनी थी, 300 से लेके 1000। फिर आपने देखा था मीडियम, मीडियम में कौन सी पड़ी थी, 1000 से 3000 किलोमीटर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दो, अग्नि प्राइम 1000 से 2000 किलोमीटर की रेंज थी उसकी। उसके बाद आपने पढ़ी थी इंटरमीडिएट, मीडिएट थी पहले, 3000 से लेके 5000। क्या बोल रहे हो आज सारे, फ्लक्चुएशन हो रही है, करवा चौथ कर, नहीं अभी तो लेट है, नहीं शॉपिंग तो पहले ही होती है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लड़कियों को ही नहीं बोला मैंने न्यूट्रल बोला, लड़के भी करते हैं आजकल, मैंने सुना अपनी वाइफ के लिए। सुनाऊंगी मैं ये स्टोरी, दो स्टोरी सुनाऊंगी पर करवा चौथ के पिछले दिन, ठीक है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसकी स्पीड कितनी जाएगी, बियॉन्ड 5500 किलोमीटर। एक एक याद करते चलो, बाकी तो रेंजेस ही है ना, ये 300 पे खत्म हुआ, अगला 300 से ही शुरू होगा, 1000 याद होना चाहिए, अगला 1000 से ही शुरू होगा, वैसे याद कर लो। अब देखो ये 5500 किलोमीटर आ चुका है, इसकी चली गई 7400 किलोमीटर पर आवर, तो काफी ज्यादा स्पीड है। ऑब्वियस ही बात है, कौन सी कैटेगरी में लाया करेगा, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल।
मैक नंबर 5 या फिर 6। अगर थियोरेटिकली देखोगे तो कहीं तो 12 मैक भी लिख दिया हुआ है, पर जो डीआरडीओ ने बोला है वो 5 या फिर 6 बोला हुआ है। 5 और 6, ठीक है, दोनों बोली है पॉसिबिलिटीज। एंड इसकी जो रेंज है वो 6000 से लेके 10,000 किलोमीटर तक एक्सीड करी जा सकती है, पॉसिबिलिटी। अब एक्सट्रीम सिचुएशन कभी भी आ सकती है, उसी टाइम पे मशीन की प्रॉपर टेस्टिंग करी जाती है कि इसमें है वो कैपेबिलिटी या नहीं। एंड इसमें जो इंजन लगा हुआ है दैट इज स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन की जगह पे एक और वर्ड लिखा हो सकता है विच इज सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। देखो सबसे पहले आपके जेट इंजन आते हैं एयर प्लेन्स में जो आप पढ़ते हो, उन्हीं जेट इंजन को मॉडिफाई किया, टर्बो फैंस आए थे। सबसे पहले नॉर्मल जेट, फिर टर्बो जेट्स आए, आपके टर्बाइन लग गए, मतलब प्रॉपर टर्बो जेट्स। अब इसी में टर्बो की बहुत सारी फॉर्म्स आई थी, उनको मैं अभी नहीं कर रही क्योंकि एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ज्यादा है। फिर आपके आए रैम जेट और उसके बाद फाइनल स्क्रैम जेट। तो एक चीज तो अपने को बिल्कुल क्लियर हो रही है यहाँ से, जो स्क्रैम जेट होंगे सबसे एडवांस्ड है, और जो हाइपरसोनिक नेचर की मिसाइल या फिर एयरक्राफ्ट रहेंगे उसमें सबसे ज्यादा फोकस कौन से वाले इंजन पे किया जाएगा? स्क्रैम जेट। रैम जेट को क्या लिखा? सुपरसोनिक कंबशन, सॉरी स्क्रैम जेट को क्या लिखा? सुपरसोनिक कंबशन रैम जेट, यानी कि रैम जेट की ही मॉडिफाइड फॉर्म है। इनकी शेप्स ध्यान से देखनी है, वहीं से आपको सारी क्लैरिटी आएगी। तो एक और पिक्चर देखो इसके लिए पहले, ये वाली, ये सभी ने देखा है? क्या है ये? कमर्शियल नेचर में, अच्छा ठीक है। अब सुनो यहाँ पे कुछ, सुनो सुनो अब ध्यान से। जो विंग्स होते हैं उसमें क्या डला होता है? फ्यूल। तभी तो बोलते हैं कि एयरक्राफ्ट की जो जर्नी होती है, या तो सारे बच जाएंगे, कभी गिर गया तो बहुत, मतलब एक बच भी सकता है गुजरात में। हाँ तो वही एक बच भी सकता है, वो किस्मत का ही केस था पर कि बच गए। हाँ ठीक है। चलो, मतलब वैसे अगर बात करें, एक्सीडेंट अगर हो जाते हैं तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम सभी की डेथ देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि विंग्स में तो सारा फ्यूल डला था, एग्जिट का मौका ही नहीं मिलता किसी को, वो सारी मशीन जल जाती है। अब जो विंग्स हैं वो देखो, इस बिल्कुल ये जो आपका कंबशन कंप्रेशर चैम्बर लगा होता है उसके बिल्कुल टॉप पे होता है। तो एक चीज तो क्लियर है कि वहां से ही फ्यूल नीचे की तरफ को आता है और यहाँ पे इग्नाइट करता रहता है। थोड़ा थोड़ा फ्यूल ऐसे स्पार्कलिंग फॉर्म में आप सोच सकते हो कि ड्रॉप्स गिर रही हैं, यहाँ से हवा जा रही है और वहां पे इग्निशन हो रहा है, आपका जो एयरक्राफ्ट है वो उड़ता जा रहा है। अभी सुना, अब ये नहीं चाहेंगे कि मैम कई बार तो बिल्कुल रोबोटिक मोड पे भी चल पड़ता है, तो वो बिल्कुल डिफरेंट आ जाता है। फिर यहाँ पे वो शेप वगैरह मैटर करती है, जैसे ऊपर से सर्कुलर होता है ना, नीचे से थोड़ा सा सीधा इसको बनाया होता है, तो वो फिर अलग ही टॉपिक आ जाएगा, वहां नहीं हम जाएंगे। अब मैं बिल्कुल जीरो से बता रही हूँ, इसको ध्यान से सुनना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे सबसे पहले आता है एयर इनलेट। जब एयरप्लेन चलता है तो बाकी की जो पब्लिक होती है उनको क्या बोलते हैं कि दूर दूर जाओ, बिल्कुल बंद कर दिया जाता है, उसके आसपास नहीं। क्योंकि ये जो एयर इनलेट होती है, जब ये घूमती है इतने प्रेशर के साथ घूमती है कि जो भी चीजें आगे होंगी वो सारी इसमें चली जाएंगी और बाहर निकलेंगी किस फॉर्म में? हवा के फॉर्म में। पता भी नहीं लगेगा कि कुछ था यहाँ पे। ओके, ये होता है आपका एयर इनलेट, मतलब ये क्या करेगा? हवा को सक करेगा। अब हवा यहाँ पे जाएगी और एयरक्राफ्ट आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में उड़ेगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है? जो एक्शन और रिएक्शन जो होंगे वो इक्वल होंगे पर ऑपोजिट होंगे। तो जैसे आप नाक से सांस लेते हो, मुंह से छोड़ दो उसको, बस वैसा जैसा ही प्रोसीजर आपका एयरक्राफ्ट में भी चलते हैं। यहाँ पे एयर अंदर गई और इसके पीछे से निकलेगी, पर आपका एयरक्राफ्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा। नंबर वन, ये तो आगे एयर इनलेट। दूसरा जो चैम्बर आएगा दैट इज कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का क्या मतलब है? अब इतना बड़ा साइज है, ये सारी हवा ऐसे थोड़ी निकल जाएगी बाहर को। ऊपर जाओगे जब, जैसे जैसे एटमोस्फेयर की लेयर आप पढ़ते हो, कौन कौन सी आती है? ट्रोपोस्फेयर आती है। इसी लेयर में तो ज्यादातर एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि क्लाउड्स के ऊपर होती है जोन, तो थंडर स्टॉर्म से बच जाते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं जब मौसम बहुत ही ज्यादा खराब होता है, तब आपको यहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स देखने को मिलते हैं। अब जो एयरक्राफ्ट है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा, ऑक्सीजन का लेवल क्या होता जाएगा? रिड्यूस होता जाएगा, घटता जाएगा। अब मान लो जब स्टार्टिंग में इसने एयर को कंज्यूम करा, तभी ये सारी एयर यूज हो जाए तो ऊपर तो कम ही पड़ जाएगी, उसके लिए आपको लिक्विड ऑक्सीडाइजर अलग से लगाने पड़ेंगे। तो वो चीज ना हो तो अंदर लगाए जाते हैं कंप्रेसर। कंप्रेसर का मतलब है पहले जो हवा गई वो एकदम से सारी गई, आगे उसको रोक दिया जाएगा। जितनी सी रिक्वायरमेंट होगी सिर्फ उतनी ही आगे पास करी जाएगी। कंप्रेसर ने क्या किया? जितनी ज्यादा हवा आई थी, मान लो ये 100% हवा आई, इसमें से सिर्फ कितनी यूज करवाई? 30%। क्योंकि आगे जो फ्यूल बर्न करवाना था उसको कितनी लगनी थी? 30%। अब मैंने जब आपको ये पिक्चर दिखाई, मैंने बोला विंग्स बिल्कुल ऊपर से लगे हुए हैं। अब यहां से हवा जा रही है, हवा जा रही है, यहां से क्या आएगा? फ्यूल।
थोड़ा थोड़ा लग रहा है, पता है ये एयर इनलेट था, आगे कंप्रेसर था जिसने हवा को रोक दिया कि इतनी सारी ऑक्सीजन अपने को नहीं चाहिए। और देखो नेचर ने ऑक्सीजन आपको नेचुरली प्रोवाइड कर दिया, आपको एक अलग से चेंबर भी नहीं लगाना पड़ा। दूर की फ्लाइट्स जो होती हैं उनमें तो लगाने ही पड़ते हैं, पर मेजोरिटी ऑफ द केसेस में नहीं लगाए होते क्योंकि नेचर से ही आपको ऑक्सीजन मिल जा रही है। अब तीसरा जो आएगा वो है कंबशन चैम्बर। जितना भी फ्यूल है आग को लगने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पक्की बात है, बिना ऑक्सीजन की तो आग लगती नहीं है। ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है, आपने स्पेस टेक में भी तो यही पढ़ा था कि क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्रायोजेनिक चेंबर के अंदर एक तो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन होती है। वो ऑक्सीजन क्यों डाली? क्योंकि जलाने के लिए चाहिए भी तो कुछ, तो ऑक्सीजन चाहिए। तो हमको पता लग गया सबसे पहले क्या था, एयर इनलेट, फिर आगे क्या लगा था, कंप्रेसर। इसने क्या किया, जो 100% आपकी हवा आई थी उसको रिड्यूस कर दिया कि अभी सारी नहीं चाहिए, 30% आगे लेके जाएंगे। फिर 30% यहाँ पे पहुंची कंबशन चैम्बर, यानी कि जो विंग्स के साथ अटैच था वहां से क्या आएगा ऊपर से, फ्यूल। अब ये जो फ्यूल है और हवा के साथ क्या आई, ऑक्सीजन, ये बर्न करेगा। आगे वाला फेज आपको कोल्ड मिलेगा, अब क्या मिलेगा, हीटिंग, मतलब प्रॉपर हीटिंग दिखेगी, बर्निंग शुरू होगी और साथ में आएगी एग्जॉस्ट। अब जाके वो हवा जो स्टार्टिंग में आई थी वो बाहर को निकलेगी, तभी इसको रेड कलर से शो कर रहा है कि फ्यूल बर्न कर रहा है। और जब फ्यूल बर्न कर रहा है एक बहुत बड़ा एग्जॉस्ट जनरेट हो रहा है और फिर उस वजह से एयरक्राफ्ट आपका उड़ता ही जा रहा है। तो ये एक बेसिक सा प्रोसीजर है जो लगभग हर इंजन के अंदर वर्क करता है। बाकी पायलट नहीं आपको बनना, तो ज्यादा डिटेलिंग में हम नहीं जाएंगे। तो ये जेट इंजन की फंक्शनिंग थी। अब हुआ क्या, कई बार देखने को मिला जब एयरक्राफ्ट बन रहे थे कि ये जो इंजन होता था ना, यहाँ पे आगे कंप्रेसर लगा दिया था, कई बार क्या होता था कि पक्षी वगैरह टकरा गए तो ये रुक रुक ही जाता था, एकदम से मूव करना ही बंद कर देता था। तो इसके बैक साइड पे लगाने शुरू कर दिए टरबाइन। टरबाइन के साथ एक अटैच कर दी बैटरी कि कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाए तो टरबाइन क्या करेगा, कंप्रेसर को दोबारा से घुमा देगा। तभी जेट के बाद जो अगला पढ़ते हो आप वो टर्बो जेट, टर्बो फैंस पढ़ते हो। टर्बो से क्या मतलब है, टरबाइन की एडिशन यहाँ पे मिली। ये रुक ना जाए इस वजह से बैटरी क्या करेगी, पहले तो नेचुरल हवा से ही चल रहा था, ये आराम से घूम रहे थे, टरबाइन लग गया तो मतलब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कंप्रेसर घूम ही ना पाए तो टरबाइन क्या करेगा, बैटरी ऑपरेटेड है, इसको तो पावर सप्लाई मिलती रहती है। तो ये जब पावर सप्लाई मिल रही है तो ये जो कंप्रेसर है ये भी दोबारा से घूमना शुरू कर देगा। फिर चला कॉन्सेप्ट ऑफ टर्बो, फिर आप टर्बो जेट इंजन, टर्बो फैन, बहुत सारे टर्बो टर्बो पता नहीं कितनी कैटेगरीज निकल के आ जाती हैं। फिर हमको काम करना था मिसाइल टेक्नोलॉजी में। जो हमारे जेट्स हैं, एयरक्राफ्ट जितने भी मिलिट्री के पर्पज से यूज होते हैं, उसके लिए और एडवांस चाहिए था, क्योंकि वो तो जैसे हमारे कमर्शियल एयरक्राफ्ट हैं लगभग 45,000 फीट तक चले जाते हैं। ऑन एन एवरेज कितना आ गया, 13 किलोमीटर्स, इतने के आसपास, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर की जो नीचे वाली लेयर है उसी की हम बात कर रहे हैं। पर वहीं पे आपके जो फाइटर जेट्स होते हैं ये तो और हाइट के ऊपर जाते हैं, मतलब ऑक्सीजन की सप्लाई और कम होने वाली है। तो अगर आप शेप देखोगे ना इन सारे इंजन की ध्यान से, जैसे पहले पे आपने देखा टर्बोजेट जिसमें ये टरबाइन लग गए थे, टरबाइन किस पर्पज से, ये कंप्रेसर घूमता रहे, कोई इश्यू ना आए आगे चल के। देन रैमजेट को देखोगे, इसकी अपीयरेंस डिफरेंट है, शेप्स भी देखोगे, कंप्रेसर जो आपके नॉर्मल कमर्शियल एयरप्लेन्स होते हैं बड़े बड़े से लगे होते हैं ना फैंस, उसमें आपको दिखाई देते हैं प्रॉपर, पूरा खुला सा चैम्बर मिलता है। पर रैमजेट के केस में देखोगे बड़ी शार्प सी नोजल यहाँ पे बना दी, कंप्रेसर के केस में शार्प सी नोजल बना दी, यहाँ से हवाएं जा रही है, आगे एरिया थोड़ा सा रिड्यूस करा, दोबारा से इसको अपग्रेड कर दिया। ये देखा गया इस शेप को, अब फिजिक्स लगाई थी कि इस शेप की वजह से हमें ज्यादा मैनूवरेबिलिटी मिलेगी। तो जब देखा गया तो इससे स्पीड इंक्रीज हुई, यानी कि जो सबसोनिक से लेके सुपरसोनिक, वो जो मैक नंबर आप पढ़ के आए वो सारे इसमें नॉर्मली फंक्शन करने लगे। पर जो इसका एग्जॉस्ट निकल के आया वो कैसे नेचर में था, सुपरसोनिक नेचर का। अंदर कैसा था, सबसोनिक नेचर का था। जो ऑपरेशनलाइजिंग हो रही थी वो सबसोनिक लेवल पे थी, पर जो एग्जॉस्ट मिला वो किस लेवल पे मिल गया, सुपरसोनिक। यानी कि जो आपका मैक नंबर आएगा वो 1 से 5, मैक्सिमम ये 3 तक यूज करा हमने। उसके बाद हमारे पास अगली टेक्नोलॉजी आ जाती है विच इज स्क्रैमजेट। अब इसकी देखोगे मैनूवरिंग थोड़ी सी आपको और डिफरेंट मिलेगी। यहाँ पे क्या किया था, अप डाउन अप, यहाँ पे देखोगे सिर्फ यहाँ पे एक अप है, फिर बराबर सा है, फिर डाउन कर दिया, मतलब आपने शेप और ज्यादा शार्पन कर दी। अब यहाँ पे जो वर्किंग हो रही थी, एग्जॉस्ट हो रहा था, सेम चलेगा, एयर इनलेट रहेगा, कंप्रेसर रहेगा और अंदर जाके कंबशन होगी, यानी कि विंग में से क्या गिरेगा, फ्यूल गिरेगा और बर्निंग होगी, एग्जॉस्ट होगा, सेम है, प्रिंसिपल सेम ही है। शेप्स वेरी कर रही थी तो अंदर देखा कि सुपरसोनिक एक्टिविटीज हो रही है, सुपरसोनिक, पर एग्जॉस्ट कैसा निकला आके, हाइपरसोनिक। इवन जो स्क्रैमजेट है
इसको हम सुपरसोनिक और जो हाइपरसोनिक की कैटेगरी है दोनों में यूज कर लेते हैं। जैसे जिस भी मैक नंबर को आप 4 या 5 की रेंज में पढ़ते हो वहां पे भी कई बार स्क्रैमजेट इंजन यूज करा होता है, पर इसका जो एग्जॉस्ट निकल के आया है वो किस नेचर का आया, हाइपरसोनिक। तभी अब ट्राई किया जा रहा है कि स्क्रैमजेट को और ज्यादा मॉडिफाई करा जाए और जितने भी हाइपरसोनिक नेचर के या तो मिसाइल हैं या फिर हमारे जेट्स हैं उनमें यूज करा जाए। फंक्शनिंग लगी क्लियर? बाकी फंक्शनिंग सेम है जैसे आपके कमर्शियल एयरक्राफ्ट की आ रही है। एयर इनलेट होगा, कंप्रेसर होगा, देन आपका कंबशन चैम्बर रहेगा और एग्जॉस्ट रहेगा। बस यहाँ पे आपने शेप्स चेंज करी। अब वही है ना, इनिशियली आपको नहीं पता होता, आप ब्रॉडर लेवल पे काम करते हो, बाद में आप नैरो होते जा रहे हो। तो सेम यहाँ पे शेप भी देखोगे, पहले बहुत ज्यादा वाइडर आपको मिलेगी, पर अगर हाइपरसोनिक तक पहुंचना है तो आपको उसको और नैरो करना पड़ेगा। तो ये माइन्यूट से डिफरेंसेस से ये वाले वर्ड्स याद रखना। तभी तो स्क्रैमजेट इंजन को लिखा है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। कंबशन चैम्बर कैसा है? सुपरसोनिक। पर अगर रैमजेट को देखोगे इसका एग्जॉशन चैम्बर कैसा था? सुपरसोनिक। एग्जॉस्ट सुपरसोनिक, इसी वजह से ये नाम पड़ा सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। इसको आराम से एक बार घर पे पढ़ना, नहीं तो 2-4 दिन के बाद मैंने पूछा तुम भूल जाओगे कि क्या था जेट इंजन, क्या था रैमजेट। आ गया समझ में? वैसे इजी था, पायलट की हैसियत से नहीं, थ्योरी की बेसिस पे अगर देखें तो इजी है देखने में। चलो, हाँ एरोडाइनेमिक्स, यस 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 अंकुर, यस। टरबाइन का तो मैंने बता दिया, ये जो कंप्रेसर था ये रुकता था कई बार, तो उसको कॉन्टिन्यूअस सप्लाई मिलती रहे तो पीछे की तरफ टरबाइन भी लगाए गए जो कि बैटरी ऑपरेटेड है। इवन जो स्क्रैमजेट इंजन है आपके, इसमें थोड़ा सा लिक्विड हाइड्रोजन भी अब ऐड करने की ट्राई करी जा रही है। सिंस हाइट ज्यादा होगी तो ज्यादा लिक्विड कंजप्शन, सॉरी फ्यूल की कंजप्शन रहेगी, तो क्रायोजेनिक फॉर्म भी यूज करी जा रही है। वैसे थोड़ा सा टफ है मुझे पता है, आप साल में 2-3 बार करोगे इसको तो हो जाता है वैसे तो लर्न, बाकी डिपेंड करेगा आपने कितना रिवाइज करा। ठीक है जी, तो ये थे आपके इंजन, बाकी मैंने आपको करवा दिया। इसके अंदर सिरेमिक का भी यूज करा गया है, जो इसकी बाहर की बॉडी है सिरेमिक से बनाई है, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है 2000 टू 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर टॉलरेट करने की। आगे वही वाली बात, ज्यादा हाइट पे जाएगी तो वहां पे टेम्परेचर वेरिएशन आएगी जिसकी वजह से क्रैक्स भी पड़ सकते हैं। ज्यादातर जो आपके जितने भी एयरक्राफ्ट होते थे पहले व्हाइट ही कलर यूज करा जाता था, क्या रीजन था? अब तो मल्टीपल कलर्स में आ गए, क्या रीजन था? पता है क्या होता था? अब जैसे स्ट्रेटोस्फेयर में जाता था, टेम्परेचर ड्रॉप होने लग जाता था, और हर एक एलिमेंट में एक कैपेबिलिटी होती है कि जैसे हाई टेम्परेचर होता है वो रिलैक्स करता है, और जब वो लो टेम्परेचर में जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे सर्दियां आएंगी, तुम भी ऐसे बिल्कुल सिकुड़ जाओगे कि हमसे तो नहीं हिला जा रहा मैम, आप ही लिखो, हम पीपीटी पढ़ लेंगे। तो मतलब कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होती है जब आपका टेम्परेचर वेरी करता है। हाई टेम्परेचर में रिलैक्सेशन, लो टेम्परेचर पे कॉन्ट्रेक्शन। वैसे ही एयरक्राफ्ट भी फेस करते हैं। कई बार तो ऐसे भी होता है बीच में स्नोफॉल लगी होती है और आया अच्छे एरिया से था, मतलब समर वेदर था, सनी वेदर था, वैसा जैसी कंडीशन थी। अब उससे क्या होता था, एयरक्राफ्ट पे आ जाते थे क्रैक्स, तो वो क्रैक्स इजीली डिटेक्टेबल हो तो इसी वजह से व्हाइट कलर यूज करा जाता था। फिर हमने फोकस करा कि इनकी जो बॉडी है उसको ही ज्यादा टॉलरेबल बना देते हैं कि ऐसी सिचुएशन आए ना, तो हम फिर मल्टीपल पॉलीमर्स वगैरह का यूज करने लगे। एल्यूमिनियम पे हमने बहुत ज्यादा स्टडी करी। तो आज के टाइम पे तो आप देखोगे मिलिट्री के एयरक्राफ्ट ही देख लो डार्क कलर के होते हैं, सेलिब्रिटीज के देख लो ऑरेंज रेड पता नहीं कैसे कैसे कलर के एयरक्राफ्ट होते हैं। तो उसके बाद जब हमने टेक्नोलॉजी पे वर्क कर लिया तो वो क्रैकिंग वाले बहुत कम इंस्टांसेस देखने को मिले। वैसे आपने कहीं डॉक्यूमेंट्रीज देखी होंगी जिसमें कॉकपिट ही बचता था, पीछे की टोपी उड़ जाती थी, वो क्रैक्स की वजह से होता था। क्योंकि आपका जो एयरक्राफ्ट होता है पहले लैंड पे कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, जब आगे चलता है तो एकदम से ये वाली डायरेक्शन आती है, तो उससे कॉकपिट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है। तो ये क्रैक्स पड़ते थे, बहुत ज्यादा वर्क हुआ है इसके ऊपर। तो आज के टाइम पे आपको बथेरे कलर के, ब्लू कलर का इंडिगो वाला अगर देखोगे तो ब्लू कलर की टेप्स टाइप जो अपीयरेंस है वो भी उस पर दिखा दी जाती है। तो आज के टाइम पे उतना शायद वो मैटर नहीं करता, पर पहले इनिशियल स्टेजेस में बहुत करता था। चलो जी, बाकी ये स्टेल्थ स्टेल्थ आ गए, वही अब ध्वनि मिसाइल पे आ जाते हैं वापस से। जितनी भी आपकी ये मिसाइल्स हैं, रैमजेट या फिर स्क्रैमजेट इंजन्स आपको उसमें देखने को मिलते हैं। साइज छोटा है, ऑब्वियसली आपको कंप्रेस करनी पड़ेंगी। तो स्टेल्थ ऑप्टिमाइज्ड ज्योमेट्री है और एंगल्ड सरफेसेस हैं, स्मूथ काउंटोर है यानी कि सॉफ्ट है, रेडार से इजीली बच जाएगी, बहुत कम चांसेस होंगे कि डिटेक्ट करेगी क्योंकि स्पीड ही इतनी ज्यादा है। तो ये इसके फीचर थे ध्वनि मिसाइल के। पर यहाँ पे आपने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं आज। इंजन्स के बारे में आपने अंडरस्टैंड करा, देन आपने मैक नंबर को अंडरस्टैंड करा, और जो रेंजेस आप भूल गए थे उसको दोबारा से आपने रिवाइज करा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल, ध्यान रखिएगा।